सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। तब्दीली विद डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हैं। आज एक्सक्लूसिव मेहमान हैं हमारे असद कैसर साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत अहम रहनुमा, साबिक स्पीकर कौमी असम्बली। जी जनाब असद कैसर साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, मैं ज़रा बात शुरू करूँगा। ये जो जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन मलिक हबीब नूर और जई साहब, जो एक वक्त में आपके साथ भी थे, अब उनकी अपनी एक सियासी जमात है और उसके सेक्रेटरी जनरल हैं। उनका स्टेटमेंट जो है ना सर, 2-3 स्टेटमेंट मैं चाहूँगा वो उसके ऊपर ज़रूर आप जवाब दीजिए। आज ही मुझे ये मिला है कि पीटीआई की जो मौजूदा तमाम लीडरशिप है वो कॉम्प्रोमाइज़ है, वो इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत का हिस्सा है। इनके इस स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हैं सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो मतलब वो तो डेफिनेटली हमारे मुखालिफ है, वो तो सब कुछ कहेंगे। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि कंप्रोमाइज़ का मतलब क्या है। अगर एक लीडरशिप जो तमाम मराहल से होकर गुजरी, किसी तौर पर उन्होंने प्रेशर बर्दाश्त नहीं किया, जेलों में गए, फील्ड में रहे हैं, अपना खर्चे कर रहे हैं, अपना वक्त दे रहे हैं, और इस वक्त तो कोई गवर्नमेंट भी नहीं है, बस एक इमरान खान के साथ एक कमिटमेंट है, तो इस किस्म की बातों को कौन अहमियत देता है? ना इसकी कोई इम्पोर्टेंस, ना उसकी कोई इतनी वैल्यू है कि उसके ऊपर इतना तबसरा किया जाए। अच्छा सर, ये लेकिन ये आगे बड़ी बात है जो है ना बनी थी। आगे एक बड़ी बात है, और वो ये है कि सर ये स्टेटमेंट जो है जो दिया है जनाब, ये स्टेटमेंट आपके साथ एक फवाद चौधरी साहब भी थे, वो भी देते हैं, कुछ और लोग भी देते हैं, हुकूमत के कुछ नुमाइंदे भी देते हैं। लेकिन जो सबसे अहम बात है वो ये है कि अलीमा खान, जो इमरान खान की बहन है, अलीमा खान का भी स्टेटमेंट इसी तरीके से है। जो मौजूदा क़यादत है वो इस मौजूदा लीडरशिप को कहती हैं कि वो ये लीडरशिप कॉम्प्रोमाइज़ है। जो इस वक्त क़यादत है, क़यादत की बात कर रहा हूँ मैं, पीटीआई तहरीक इंसाफ की क़यादत कॉम्प्रोमाइज़ है, ये इमरान खान को बाहर आने नहीं देना चाहती हैं। तो क्या अलीमा खान के इस स्टेटमेंट को भी हम सीरियस ना लें या अहमियत ना दें सर? ये मेरे ख्याल में उनसे पूछा जाए और उनसे बताया जाए कि वो कौन सी क़यादत है, डिटेल ले ली जाए और बैकग्राउंड क्या है। मैं इसमें ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि मतलब जितना हमसे हो सक रहा है हम कर रहे हैं, और ये किसी के ऊपर लिहाज भी नहीं है, किसी के ऊपर जो है ना, ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस वक्त हमारा लीडर जो है ना मुश्किल में है, जेल में है, ये हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम हर हद तक उसके लिए जाएँ। हम खुद भी जेल काट चुके हैं, आपको पता है कि काफ़ी वक्त तक जो है ना, तकरीबन 1 साल तो हम डिसअपीयर रहे, आगे पीछे हमारे कारोबार तबाह हो गए, हमारे बच्चे जो है ना बहुत बुरी तरह सफ़र कर गए, जेलों में गए, हर मुश्किल बर्दाश्त की, हर दम की बर्दाश्त की। अभी एक लिमिट बताई जाए कि वो क्या लिमिट होगी, लेकिन हमें किसी के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। हम अपने दिल में मुतमईन हैं, हमारी कमिटमेंट है, और हमारी कमिटमेंट अपने नज़रिए से है, अपनी लीडर के साथ है, और इस कमिटमेंट में जो है ना हम आखिर वक्त तक इमरान खान का साथ देंगे। अच्छा सर, ये जो कल का जलसा मनसूख हुआ है, इससे पहले भी जलसे मनसूख हुए, तो आप असद कैसर एक बड़ा नाम है, पीटीआई का अहम नाम है, तो आप बता सकेंगे सर ये जलसे की मनसूखी की वजह क्या थी, और क्या वजूहत है कि इसके ऊपर एतराज़ात पीटीआई के दूसरे लीडरशिप, ख़ास तौर पे जो कमेटी है आपकी कोर कमेटी, उनको भी एतमाद में नहीं लिया गया। महमूद अचकज़ई साहब जो पीटीआई के इस वक्त रूहे रवां बने हुए हैं, उनका भी एतराज़ सामने आ गया। तो ये जलसे की मनसूखी के पीछे क्या अवामिल थे सर? देखिए, अभी तो उसके बारे में बानी चेयरमैन ने बिल्कुल वजाहत कर दी है, उसकी स्टेटमेंट आ गई है।
उन्होंने कहा कि मैंने उनको बुलाया था स्वाति वगैरह को, जो उनके पास इंफॉर्मेशन थी, और बानी साहब ने ख़ुद कहा है कि मैंने उनको इंस्ट्रक्शन दी कि जलसा मुलतवी करो, और उसकी रीज़न जो है ना कि यहाँ एक मजहबी जमातों का भी इज्तिमा था और सुप्रीम कोर्ट के सामने धरना था, तो कोई मतलब कोई भी इस चीज़ को जो है ना इंस्टिगेट कर सकता है या कोई ऐसा हरकत हो सकता है कि हम एक नए मसाइल से दो चार हो। तो हिकमत के तौर पर खान साहब ने ख़ुद फैसला किया है, और जब वो फैसला करता है तो फैसला फ़ायदेमंद होता है। अच्छा सर, ये इसमें कहा यह जा रहा है कि जी इंतज़ार पंचवाना जिनका मुलाकात थी उनकी नहीं हो सकी, लेकिन आज़म स्वाति को एंट्री मिल गई और वो गए और उन्होंने ये जाकर वहाँ बताया सारी सूरत हाल, और उसके बाद जो है वो जलसा उन्होंने आके कहा कि जी जलसा मंसूख। अब इसके ऊपर आप क्या कहेंगे कि आज़म स्वाति को तो क्लियरेंस थी, एक और जो आपके मरकज़ी रहनुमा हैं उनकी मुलाकात तय थी, उनको एंट्री नहीं मिली। पता नहीं मरकज़ी रहनुमा कौन है कौन नहीं है मैं ज़्यादा डिटेल में मेरी प्रेस इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मैंने जो बात बताई है वही है कि खान साहब ने ख़ुद वजाहत की, तो उस वजाहत के बाद कोई और बात नहीं बनती। अच्छा सर, ये मुझे बताएं कि ये जो आपका महमूद अचकज़ई साहब हैं, ये इनका पीटीआई इमरान खान ने क्या इनको इख्तियार दिया है पूरा पीटीआई को रिप्रेजेंट करने का, कि पीटीआई को वो रिप्रेजेंट करें और जिससे चाहे वो आपके मुज़ाकरात करें? क्या ये बिल्कुल इमरान खान की तरफ से तय हुआ है सर? देखिए, ये महमूद अचकज़ई साहब हमारे एलाइज़ हैं, वो उसकी अपनी पार्टी का हेड है, वो बहुत काबिल एहतराम और रिस्पेक्टेबल हैं, चूँकि उसका अपने एक लॉन्ग स्ट्रगल है आइन की बालादस्ती के लिए, कानून की हुक्मरानी के लिए, और वो हमेशा ये बिलीव करते हैं कि मुल्क में आइन की बालादस्ती होनी चाहिए, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होनी चाहिए, और जो पार्लियामेंट हो वो सही मानों में अवाम की सही मानों में मुंतखब पार्लियामेंट हो, और मुंतखब पार्लियामेंट के पास जो है ना सही इख्तियारात हो कि वो अपने खारिजा पॉलिसी भी बना सके, अपने दाखिली पॉलिसी भी और अपने माशी पॉलिसी भी बना सके, और मुल्क में हर किस्म की कानून साजी जो है ना वो अवाम की उमंगों के मुताबिक हो। तो हमारी एक उनके साथ जो अलायंस है वो इस अलायंस को रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको हमने हेड बनाया है, तो डेफिनेटली हम उसके साथ चल रहे हैं, क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी की तो अपनी अलग एक पॉलिसी जो भी हो सकती है, लेकिन जब अलायंस में आते हैं तो फिर आपने पूरी पॉलिटिकल पार्टीज़ को साथ लेके चलना होता है। तो वो जो उसकी कुछ उनकी ख्वाहिश थी कि वो मुस्लिम लीग के साथ या दूसरों के साथ जो है ना बात करें वन पॉइंट एजेंडा पे कि आइन की बालादस्ती के लिए, तो हमें इस पर एतराज़ नहीं है। देखते हैं अगर वो मुलाकात होती है उसकी या कोई उसके पास कोई प्रपोजल आता है, तो चूँकि वो अपना भी एक पॉलिटिकल पार्टी का हेड है, तो सर ये ज़रा मैं चाहूँगा कि इसकी क्लैरिफिकेशन हो कि ये अलायंस है इन बिटवीन महमूद अचकज़ई पार्टी और पीटीआई पार्टी। पीटीआई के तो हेड मौजूद हैं, चेयरमैन इस वक्त आपके गौहर खान साहब, और बहुत बड़ी पार्टी है सर इसमें, और महमूद अचकज़ई साहब की पार्टी यकीनन पुरानी पार्टी है, उसकी अहमियत ज़रूर होगी, लेकिन छोटी पार्टी है। लेकिन जो रिप्रेजेंटेशन की बात आ रही है, तो ये जो रिप्रेजेंटेशन से ये तासुर हो रहा है कि पीटीआई के सारे मामलात को महमूद अचकज़ई देखेंगे। इस पर आप ज़रा जब मुझे बताइए, वजाहत कीजिए सर कि क्या ये बात सही है? और दूसरा, क्योंकि इल्ज़ाम भी आना शुरू हो गए हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि जी इमरान खान या पीटीआई महमूद अचकज़ई को अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, और महमूद अचकज़ई पीटीआई एक बड़ी सियासी जमात को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके ऊपर क्या कहेंगे सर? देखिए, महमूद अचकज़ई साहब जो है ना अलायंस को रिप्रेजेंट करते हैं, और अलायंस का जब कोई पॉलिसी होती है वो मुश्तरका तौर पर तमाम पॉलिटिकल, जो हमारे पास इस वक्त 5 पॉलिटिकल पार्टीज़ है, वहदतुल मुस्लिमीन है, बीएनपी है, और अचकज़ई साहब की पार्टी है, तो ये सारे हम जब भी फैसले करते हैं वो हम
मुश्तरका तौर पर और मुत्तफ़िका तौर पर करते हैं। हाँ मौसम उसमें आपके वो भी मौजूद हैं, क्या नाम है, मौलाना साहब की पार्टी जो कि जिसको आपकी रिज़र्व सीट भी मिली यकीनन। अच्छा सर, मैं जो अब एक सवाल पे आना चाहता हूँ वो ये है कि जी मौलाना फजल रहमान साहब के साथ भी इत्तेहाद की कोशिश की गई और इस सिलसिले में मीटिंग्स भी हुई, आपको भी देखा, गौहर खान को भी देखा, अयूब जो आपके सेक्रेटरी जनरल रहे उनको भी देखा, लेकिन फिर एक ख़बर आई है उसमें कितनी सदाकत है कि JUI और PTI का जो इत्तेहाद बन गया था एक ख़ास एजेंडे में, वो ख़त्म कर दिया गया है। इस ऐसा क्यों सर? नहीं, क्यों कैसे ख़त्म? देखिए, हमने तो बाकायदा कोई लाइंस नहीं किया। हमारा पहले से एक अंडरस्टैंडिंग है कि हम एजेंडा बेस और इशू बेस जो है ना अपनी डे टू डे अफेयर्स उसके मुताबिक करेंगे। यानी हमारे भी उनकी भी इस इलेक्शन के ऊपर कंसर्न जो है हमारे भी हैं, उनकी भी जो है ना इस असम्बली को एक इलिजिटिमेट असम्बली मानती है, हम भी ये कहते हैं। अभी हमने जो लेजिस्लेशन है, कल हमारी मीटिंग हुई है उसमें उन्होंने मौलाना साहब ने हमें दावत दी, बहुत अच्छा पुरतकल्लुफ़ खाना खिलाया, हम मशकूर है कि उन्होंने बहुत मेहरबानी की, बहुत इज़्ज़त की, और फिर हमने तय किया कि जो लेजिस्लेशन होगी वो लेजिस्लेशन हमारी मुत्तफ़िका और मुश्तरका तौर पर हम उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। और हमने एक कमेटी भी बनाई जो शिबली फराज और बैरिस्टर गौहर की तरफ से PTI नुमाइंदगी हो गई, और हैदरी साहब जो है ना, हपुर हैदरी, और कामरान मुर्तज़ा जो है ना वो जमित का करेगा। जितनी कानून साजी पार्लियामेंट में आएगी इनके लिए मुश्तरका तौर पर लाएमल तय किया जाएगा। अच्छा सर, ये एक सवाल जो माजी का है ज़रा पूछना चाहूँगा, उसकी वजाहत ज़रूरी है। ये कि मौलाना फजल रहमान साहब की एक स्टेटमेंट के ऊपर बड़ा वलवला मचाया गया। आप PTI के मुख्तलिफ़ लोगों ने उस पर मुख्तलिफ़ क़यास आराई की। उन्होंने कहा कि जी PTI KPK हुकूमत ख़त्म करने और कौमी असम्बली से इस्तीफ़ा देने को तैयार है। तो ये जो मौलाना फजल रहमान साहब एक बड़े ज़ीरक सियासतदान हैं, बड़ा नाम है उनका सर, और आप उनके साथ एक अलाइंस भी करने वाले हैं, क्या उनकी इस स्टेटमेंट में वज़न है या नहीं है? देखिए, उसकी पूरे वजाहतें आई हैं। हम भी चूँकि ये जो अभी असम्बली है ये हुकूमत चलने वाली नहीं है, तो हम भी ये समझते हैं कि अब री इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। उनका भी ख्याल है, उसने जिस तरह भी वजाहत की, लेकिन एक बात कैटेगरी के लिए इस दोनों पे हमारा मौक़िफ़ है कि पहले तो हम अपना मैंडेट वापस ही चाहते हैं, लेकिन जिस तरह ये डिनाइंग टैक्टिक्स से काम ले रहे हैं तो फिर री इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। तो उसके ऊपर काफ़ी वजाहतें आई हैं, मेरे ख्याल में उसका काफ़ी टाइम हो गया है, और यही बात है कि हम भी री इलेक्शन चाहते हैं अभी इस हालात में, कि हल यही है कि री इलेक्शन हो। लेकिन कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा? तमाम पोलिटिकल पार्टीज उसमें तमाम पोलिटिकल पार्टीज इन्हें उसके लिए एक TORs बनाए जा सकते हैं, उनके लिए जो है ना एक प्रॉपर आपस में एक नहीं, अगर आप कौमी असम्बली से इस्तीफा दे भी देते हैं, आप कौमी असम्बली से इस्तीफा दे देते हैं, मौलाना फजल रहमान साहब दे देते हैं, KPK की हुकूमत आप ख़त्म कर देते हैं, तो इससे तो री इलेक्शन नहीं होगा ना सर। वो तो KPK में गवर्नर राज लगा के चल जाएगा, वहाँ इंतखाबात करा देंगे, जो आप सीट छोड़ेंगे उस सीट पर वो नए इंतखाबात करा देंगे। तो ये हल तो नहीं हुआ कि आप KPK की हुकूमत तोड़ दें और कौमी असम्बली से रिज़ाइन कर दें, इस पर री इलेक्शन हो जाएगा सर? नहीं 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 नहीं, हम तो कोई रिज़ाइन नहीं देंगे, लेकिन इस हुकूमत की अभी कोई मॉरल और न कानूनी हैसियत रह गई है। दुनिया में कोई इसके साथ जो है ना डील नहीं करना चाहती, खारिजा पॉलिसी इनकी नाकाम हो चुकी है, माशी तौर पर ये मुल्क को संभाला नहीं दी जा रहे हैं, जो आवाम के ऊपर ये टैक्सेस लगा रहे हैं और जो बिजली की बिलें की एक बहुत बड़ी मुसीबत आवाम पे जो है नाजिल कर रहे हैं, तो इनका अभी ये सस्टेन नहीं हो सकता, ये चल नहीं सकता, ये निज़ाम ख़त्म हो चुका है। अभी एक नया जो है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ में इंक्लूडिंग हुकूमत, और सबको जो है ना इस बात पे एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए तरीक़ेकार तय करना होगा, जिसमें ये इलेक्शन कमीशन को बिल्कुल फारिग करना होगा, और बाकी जो इसके लिए तमाम स्टेक होल्डर बैठे और तरीक़ाकार बनाए कि जब भी इलेक्शन हो
वो सबको काबिल कबूल हो। लेकिन सर हुकूमत का बार बार दावा करती है कि हमारी ये मौजूदा हुकूमत जो है वो अपनी मुद्दत पूरी करेगी। इमरान खान का भी हालिया एक बयान था, जाहिर है आपकी नज़र से भी आया, हम बड़े परेशान हुए कि उन्होंने जेल में रहते हुए बहुत एक बड़ा स्टेटमेंट दे दिया कि ये मौजूदा हुकूमत सिर्फ 2 महीने की मेहमान है। तो ये जो स्टेटमेंट दिया है इमरान खान ने, क्या आप लोगों से कोई डिस्कस किया है? क्योंकि वो तो जेल में बैठे हैं, उनकी तो लिमिटेड इंफॉर्मेशन है। इतना बड़ा बयान उन्होंने किस बुनियाद पे दे दिया? अमूमन हुकूमतें जो गिराई जाती हैं वो 2 तरीक़े से गिरती हैं, या तो जुडिशरी गिराती है या इस्टेब्लिशमेंट गिराती है। तो इस्टेब्लिशमेंट तो फुली तौर पर मौजूदा हुकूमत के साथ नज़र आ रही है। आपने देखा होगा वज़ीर आज़म का बयान सिपहसालार के हवाले से जो दिया है, और सिपहसालार का बयान हुकूमत के हवाले से आपके सामने है। तो इमरान खान ने किन बुनियादों पर इतनी बड़ी बात कर दी कि ये हुकूमत 2 महीने से ज़्यादा नहीं चल पाएगी? देखिए, इस वक्त पूरी मुल्क में अवाम में बेचैनी है, महंगाई है, बदअमनी है। आपने देखा कल जो खार में जो 12 पुलिस हमारे शहीद हुए हैं, इनकी जो है ना सारी पुलिस तो PTI के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है, और कई पुलिस एक सियासी पुलिस बन गई है, और उनका काम यह है कि कैसे PTI की वर्कर को, लीडरशिप को जो है ना गिरफ्तार करे, या उसको तंग करे, या उसकी जो है ह्यूमिलिएशन करवाए, उसकी चादर और चादरवारी की बेहुरमती करवाए। और जो उसका असल काम है अमन अमान करना, वो IGP साहब जो है ना, इसको मतलब मैं समझता हूँ उसको शील्ड देना चाहिए बेशर्मी का, कि जिस तरह वो डटा हुआ है और अभी तक चिमटा हुआ है कि जो उसका असल काम है अमन अमान वो नहीं बहाल कर सकते। तो इस तरह हुकूमत नहीं चलती। और फिर सबको पता है कि इनके पास मैंडेट नहीं है, अवाम ने किसी और को मंतखब किया है और उसके साथ किसी और को बिठाए गए हैं। ये जो हुकूमतें चलती है, हुकूमतें आगे बढ़ती है, तो ये पावर आप ये उसके पीछे जो है ना अखलाकियात होती है, मॉरल पावर होती है। जब उसके आपकी जो मॉरली आपकी स्टैंड्स कमज़ोर हों, लोग आपको जो लेजिटिमेट ना समझे, लोग आपको जो ऊपर रिलाई ना करे, लोग आपको रिस्पेक्ट ना दे, तो फिर ये नहीं सर्वाइव कर सकते। तो मैं ख़ुद भी समझता हूँ कि ये हुकूमत जो है ना इसी साल इसका ये दड़ तख्ता हो जाएगा, क्योंकि बहुत लंबा इसका नहीं है। जी हाँ, मैं रोकूंगा। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक पे वापस आते हैं। वेलकम बैक। मुझे ये बताएं सर कि 2018 का जो इलेक्शन है उसके बारे में तो यही राय थी ना मुख्तलिफ सियासी जमातों की, और ख़ुद जो आपके इस वक्त इत्तेहादी हैं मौलाना फजल रहमान, उन्होंने तो बाज़ाफ्ता कहा था कि हमें जो है वो रिज़ाइन कर देना चाहिए, क्योंकि ये जो आपके 2018 की जो हुकूमत थी, जो आपकी हुकूमत थी, वो भी लिजिमेट थी और उसको गैर कानूनी तौर पर लाया गया था, फ़ौज की मदद से लाया गया था। वही इल्ज़ाम आप लगा रहे हैं सर? देखिए, सबसे पहले तो जितनी भी इलेक्शन हुई है उसके ऊपर इस किस्म इतराज़ात आए हैं, लेकिन इस दफ़ा तो इतराज़ात नहीं आए। इस दफ़ा तो उन्होंने कोई शर्म कोई हाय भी नहीं रखी। इस दफ़ा तो उन्होंने यानी हर मौके पे रिगिंग की कोशिश की। यानी जब स्टार्ट हुआ तो हमसे बल्ला छीना गया, हमारा निशान छीना गया, फिर जो है ना हमारे लोगों को जो है ना इलेक्शन कमीशन के ऑफिस तक जाने नहीं दिया गया, कागजात छीने गए, बदतमीजियाँ की गई, फिर कंपेन में नहीं छोड़ा, फिर जेलों में डाला। ये जितने हरबे थी वो सारे हरबे इस्तेमाल की गई, और इसके बावजूद जो है ना फिर 8 तारीख को अवाम ने अपना फैसला सुना दिया। 2/3 मेजॉरिटी से जो है ना PTI जीती है। लेकिन उन्होंने जिस तरह नताइज को चेंज की, फॉर्म 45 को जो है ना फॉर्म 45 में एक जीती हुई और 47 में दूसरी को उन्होंने कामयाब दिखलवाया। तो इससे तो बदअखलाकी की हद कर दी, इमोरलिटी की हद कर दी, तमाम हुदूद कुयूद ख़त्म कर दी। तो ये तो कोई बच्चा भी जानता है कि उन्होंने क्या किया है। इन्होंने 5% को जो है ना ले जाके कोई 50% पे लेके गए हैं, जिसकी 5% भी सीटें नहीं हैं।
यानी मुस्लिम लीग नून टोटल 17 सीटें जीती हैं और उस वक्त उसको किस हद तक लेके गए हैं। मतलब ये मुल्क इस तरह नहीं चलता। जब मुल्क में कानून और आइन की बरदस्ती नहीं होगी, ये मुल्क अभी अल्लाह ताला माफ़ करे, मतलब जो आइन को नहीं मानता, मैं समझता हूँ कि वो इस मुल्क के साथ बहुत जुल्म कर रहा है। अच्छा सर, ये बताएं कि ये बताएं, बात की ये बताइए मुझे कि ये आपके जनाब पीटीआई में आप जैसी क़यादत मौजूद हैं जिनकी कुर्बानियाँ भी हैं, अली मोहम्मद जैसे लोग हैं, यकीनन बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि जिन्होंने छोड़ दिया, बड़े सीनियर मेंबर थे, कुछ जेल में हैं, कुछ फरार हैं, लेकिन आप लोग वो हैं जो फ्रंट में हैं। क्या वजूहात है सर कि इमरान खान ने असद कैसर पे, अली मोहम्मद पर एतबार करने के बजाय गौहर खान पर एतबार किया, और कहते हैं लोग कि इसका फ़ायदा वकला ने उठाया और वो अब पीटीआई पर काबिज़ हो गए हैं और उन्हीं की सारी अजारादारी है इस वक्त पीटीआई पे। क्या कहेंगे सर? देखिए, सबसे पहले ये है कि बैरिस्टर गौर को बेनी शामिल करवाया, और चूँकि उस वक्त हम जेल में थी, वकला के लिए ये है कि उसकी कुर्बानी भी है, लेकिन उनकी ये है कि उस वक्त जो है ना पुलिस और इंतज़ामिया वकला को जो है ना हाथ नहीं डाल रही थी, तो एक तरीका था कि कुछ ना कुछ फील्ड में मूवमेंट हो जाए। बहरहाल बैरिस्टर गौर को मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छी जद्दोजहद की है, स्ट्रगल की है, और जो उससे हो सका है वो कर रहा है। लेकिन सर ये एक चले, हम आप पर सवाल था हमारा, क्या आप लोगों पर इमरान खान का एतमाद होना चाहिए, लेकिन एक अब न्यूज़ है, हमें जो न्यूज़ है इसकी आप ज़रूर बताइएगा। ये अंदरूनी न्यूज़ है, यकीनन इसमें अलीमा खान साहिबा और दूसरे लोग जो मिले हैं इमरान खान से, तो फिर हमें एक न्यूज़ मिली है कि इमरान खान भी मौजूदा क़यादत से खुश नहीं है और वो ये समझते हैं कि काफ़ी अरसा हो गया और ये वकला का वो रोल नहीं है जिसकी बुनियाद पर, मेरे कमज़ोर केसेस की बुनियाद पर मुझे बाहर निकाल लिया जाता। एक तरीके से उन्होंने इस मौजूदा क़यादत पे, ख़ास तौर पे जो आपके वकला क़यादत है उस पर अदम एतमाद करते हुए सुना है कि आने वाले वक्त में वो इस तंजीम को तोड़ना चाहते हैं। ये न्यूज़ कहाँ तक सही है सर? मुझे तो कोई, मेरे नॉलेज में कोई नहीं है, और मेरे पास तो मैं आपको बताऊं कि मेरे पास तो कोई ओहदा नहीं है। मैं यहाँ पार्लियामेंट में एमएनए हूँ और सीसी का मेंबर हूँ, बस पॉलिटिकल कमेटी का, और मुझे ऑफर भी दी गई, लेकिन मैं किसी ओहदा नहीं लिया। और मैं समझता हूँ कि और लोगों को भी मौका मिलना चाहिए ताकि लीडरशिप जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा सामने आए, नए लोगों को चांस मिले और उनको भी मौका मिले कि वो अपनी खिदमत जो है ना कौम तक पहुँचाए। तो बहरहाल मेरे नॉलेज में नहीं है जो आप कह रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं होगा। अच्छा सर, ये बताइए कि क्या आप, रहने लोग आपको सुन रहे हैं, आप बड़ा नाम है, आप मुत्तफिक हैं सर क्या मौजूदा वकला से जो इमरान खान का केस लड़ रहे हैं कि वो केस बिल्कुल सही लड़ रहे हैं सर? देखिए, काफ़ी चीज़ों में रिलीफ आ गया है, और कमी बेशी तो होती है, मज़ीद भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, मज़ीद भी होनी चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि जितना तक हो सका काफ़ी तक हमारे वकलाओं ने अच्छे, यानी आप देखें कि किसी एक केस में भी अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कन्विक्शन नहीं हुए। वो नीचे लेवल पे हो जाते हैं, आपको पता है कि वो अरेंज चीज़ें होती हैं, इसके बाद जब आर्गूमेंट्स पे तैयारी भी हो जाती है तो वो फारिग हो जाते हैं। कोई ऐसा केस नहीं है जिसके ऊपर कोई बुनियाद है, कोई आप इसको समझ सकते हैं कि वो कोई इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है ना कोई कन्विक्शन हो सकती है। किसी केस पे भी कोई बुनियाद नहीं है, जवाज़ नहीं है या मुआद नहीं है। बस तो यही सवाल तो पूछा जा रहा है कि इमरान खान का केस बहुत कमज़ोर है, उसमें मवाद नहीं है, सबूत नहीं है, बहुत कमज़ोर पिलर पे खड़ा हुआ है, यही तो इल्ज़ाम है बहुत संगीन, पूरी दुनिया में ये कहा जा रहा है। लेकिन क्या वजूहात है कि पीटीआई के इतने बड़े बड़े वकला नाम हैं, इमरान खान को अब तक बाहर नहीं निकाल सके? तो क्या आप बहैसियत असद कैसर एक सीनियर पीटीआई समझते हैं कि आपके वकला की कारकर्दगी बहुत अच्छी है या इंतहाई नाक़िस है?
नहीं, मैं समझता हूँ कि मुनासिब है, वो किरदार अदा कर रहे हैं। लेकिन क्या करें, एक केस ख़त्म होता है तो दूसरा डाला जाता है, नया केस बनाना क्या है। बस प्रॉब्लम यह है कि जिसके पास इख्तियार है वो जो है ना कोड़ियों के दाम जो है ना कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे केस बना रहे हैं कि मैं आप समझते हैं मुनासिब है, आप समझते हैं मुनासिब है। चले हम आगे चलते हैं। अच्छा सर, ये बताइए, इमरान खान साहब बिल्कुल बैठे हुए हैं ये सोच के कि मैं अगर बातचीत करूंगा या पीटीआई बातचीत करे तो वो सिर्फ़ और सिर्फ फ़ौज से करे, जबकि फ़ौज कहती है कि हम किसी भी सूरत में इस इंतशार पार्टी से बातचीत तो दरकिनार, हम उनके साथ कोई राब्ता नहीं रखना चाहते हैं। तो दूसरी तरफ आपके पास ऑल्टरनेट ऑप्शन तो सर यही सियासी जमातें हैं, हुकूमत हैं, जिससे इमरान खान बात करना नहीं चाहते। आपका इस पे क्या मौक़िफ़ है सर? देखिए, मौक़िफ़ सिंपल है। हम तमाम जैसी भी बात होगी वो आइन और कानून के अंदर रहते हुए, किसी के साथ जो है ना आइन और कानून से बालातर कोई बात नहीं होगी। तो सर आइन और कानून में तो फ़ौज का कोई किरदार नहीं है मुज़ाकरात में। इमरान खान कह रहे हैं कि जी आप अपना नुमाइंदा इसमें लाएं और हमारे लोग उनसे मुज़ाकरात करेंगे, या डीजीआई और आर्मी चीफ जो हैं वो मुज़ाकरात का हिस्सा बने। ये तो सर आपने भी बयान सुना होगा। ये तो आपने मुझसे मेरा मौक़िफ़ पूछा ना, तो मेरा मौक़िफ़ यही है। नहीं सर, आप मुझे अपना, अच्छा आपका अपना मौक़िफ़ यही है, ठीक है, मैं बिल्कुल क्लियर समझ गया आप। अच्छा सर, ये मुझे बताइए, जनरल फैज़ और इमरान खान के गठजोड़ की बात की जा रही है, और माजी में एक वज़ीर आज़म थे, वो डीजीआई थे, उनके अपने ताल्लुकात थे, उसके ऊपर बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं। लेकिन जो अहम बात है वो ये है कि इमरान खान साहब और जनरल फैज़ के गठजोड़ का बात की जा रही है, और कहा जा रहा है कि इस गठजोड़ के नतीजे में फ़ौज के अंदर एक नेटवर्क बनाया गया और उस नेटवर्क को एक्सटेंड दिया गया। वो जुडिशरी में भी है, मीडिया में भी है, पॉलिटिशियंस में भी है, जिसका काम फ़ौज में बगावत करना और मुल्क में इंतशार फैलाना। तो इस गठजोड़ को जो इमरान और फैज़ का नाम लिया जा रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं सर? देखिए, ये सारे जो है ना एक वो क्या कहते हैं मफरूज़ा थ्योरीज है ना। हाँ, बात तो कोई कुछ भी कर सकते हैं। ये नहीं, हमारी तो एज ए पोलिटिकल पार्टी के तौर पर एक प्राइम मिनिस्टर और डीजीआई का तो एक राबिता डेफिनेटली होता है, और लेकिन एज ए पोलिटिकल पार्टी का हमारा कोई राबिता नहीं है। और जो कुछ हो रहा है, ये अभी जो हमने अपने पीटीआई ने एक क्लियर मौक़िफ़ है कि ये इदारे की अपनी इंटरनल मामलात है, हम इसमें मुदाखलत नहीं चाहते। असद खैतर साहब हमारे साथ हैं, एक छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। अच्छा, इमरान खान साहब का स्टेटमेंट है कि जी जनरल फैज़ को आपके पहला स्टेटमेंट उनका मुनासिब था कि उन्होंने कहा कि ये अंदरूनी मामला है फ़ौज का, मेरा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन बाद में उनका एक स्टेटमेंट आया है कि जनरल फैज़ का जो ट्रायल है वो ओपन कोर्ट में चलाया जाए, जिसके ऊपर आपको पता है सिक्योरिटी ज़राए ने वाज़ेह तौर पे कहा, या आप भी डिमांड करते हैं सर कि ओपन कोर्ट में चलाया जाए? देखो, खान साहब ने जो कुछ कहा है उसने सॉलिड रीज़न पे कहा है, और ये इदारे की क्रेडिबिलिटी को जो है ना इम्प्रूव करेगी कि अगर ओपन कोर्ट पे हो। तो बहरहाल जो खान साहब ने कहा, वी स्टैंड विद इट। मतलब आप ये समझते हैं कि सर उनका अपना एक तरीक़ेकार है, एहतसाब का तरीक़ेकार है, वो इनसाइड करते हैं, आउटसाइड करते हैं, वो आर्मी एक्ट के अंडर आएगा? ठीक है, अगर एहतसाब भी हो, सब कुछ हो, लेकिन अगर देखिए, अगर पब्लिक को मालूमात हो, मीडिया को मालूमात हो, तो इंसाफ होगा ना, इंसाफ तो होना चाहिए। अच्छा सर, एक और बहुत अहम ख़बर है, उसकी तरह तस्दीक और तस्दीक कर दें। ख़ुद इमरान खान ने भी इसका इशारा दिया है कि उनका ट्रायल जो है वो अब फ़ौजी अदालत में होने जा रहा है, और ये महसूस हुआ है, ये बात बताई जा रही है कि शायद अब इनको फ़ौजी अदालत के हवाले किया जाए। जनरल फैज़ की गिरफ़्तारी और उनसे बहुत अहम मालूमात की बुनियाद पर अब इमरान खान को फ़ौजी अदालत की तरफ ले जाया जाएगा। और इमरान खान साहब भी कहते हैं कि ये सारी चीज़ें मेरे लिए है और मुझे उस फ़ौजी अदालत तक ले जाने के लिए
बनाया जा रहा है। तो आप इसको कैसे देखते हैं सर? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि हम किसी तौर पे इसको नहीं मानेंगे ना। ये अभी सुप्रीम कोर्ट का बिल्कुल क्लियर फैसला है कि, और कैसे भी चल रहा भी रहा है कि सिविलियन का ट्रायल नहीं हो सकता। अगर ये होगा तो पाकिस्तानी कौम किसी तौर पर इसको कबूल नहीं करेगी। इसके ख़िलाफ़ हम पाकिस्तान के तमाम अदालती ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। नहीं हुआ तो फिर हम इंटरनेशनल कोर्ट में भी जाएंगे। अच्छा सर, बड़ी बात कर दिया आपने। लेकिन सर एक बात बताएं कि इमरान खान के दौर में भी सिविलियन का ट्रायल फौजी अदालत में हुआ है सर, तो ये तो आप कैसे कह सकते हैं? अगर इंटरनेशनल कोर्ट में आप जाएंगे तो आपके सामने अगर उन केसेस को सामने ले आया गया जो इमरान खान के दौर में फ़ौजी अदालत में केस चला है, सज़ाएँ हुई हैं, तो फिर आप कैसे इसकी नफ़ी करेंगे सर? देखिए, गवाही वक्त पे हुआ है वो भी गलत हुआ है, नहीं होना चाहिए। जो कानून है उसके ऊपर अमल होना चाहिए, और अब भी गलत है। जो गलत है वो गलत है। माजी में भी सर कहते हैं कि आइनी और कानूनी तौर पर कानून में भी मौजूद है, और जो जज यानी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है उसमें फ़ौजी अदालत का तसव्वुर मौजूद है। और अगर आपके ये बात सामने आ जाती है कि कोई सिविलियन आर्मी एक्ट की ख़िलाफ़ वर्जी या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की ख़िलाफ़ वर्जी करता है तो उसका ट्रायल आर्मी कोर्ट में हो सकता है। ये तो कानून का हिस्सा है। और अगर ऐसा हुआ कि ये जो फैज़ के मामलात सामने आते हैं और वो तमाम शवाहिद सामने आते हैं जिससे ये साबित होता है कि इमरान खान ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट के जद में आ गए, तो फिर तो आप मानेंगे कि उनका ट्रायल फ़ौजी अदालत में होना चाहिए? किसी तौर पे कबूल नहीं करेंगे, मंजूर नहीं करेंगे, और हर जो हमारे पास लीगल ऑप्शन है और जो भी हमारे पास सारे ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। अच्छा सर, मेरा आखिरी दो सवाल है, वो एक KPK के हवाले से। ये जो KPK में आपके इस वक्त अली अमीन गंडापुर जो हुकूमत कर रहे हैं, आप समझते हैं सर कि वो बेहतर हुकूमत कर रहे हैं? क्योंकि उनके अख्तलाफात गवर्नर से भी बहुत वाज़े हो रहे हैं, अपने मिनिस्टरों से भी हो रहे हैं, एक दूसरे पे करप्शन के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। तो क्या इसको आप कैसे देखते हैं सर? ठीक हो जाएगा जी, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। मामला ठीक चल रहे हैं और अलीमीन अपना एफर्ट डाल रहे हैं, मुनासिब है। सर ये आखिरी सवाल सर, मैं ये पूछना आपसे ज़रूर चाहूँगा सर, बिल्कुल सर, ये चीज़ चाहूँगा आपसे कि आर्टिकल 6 लगाना चाह रही है हुकूमत इमरान खान पे, या आपने सुना होगा, और उस पर आपको पता है अदम एतमाद की तहरीक में उस वक्त आप स्पीकर नहीं थे, डिप्टी स्पीकर थे। दो सवाल है सर, क्या वजूहत थी कि आप स्पीकर की हैसियत से नहीं आए? आपको इस गैर आइनी इक़दाम से एतराज़ था जो कि इमरान खान करना चाहते थे, इसलिए आप स्पीकर की हैसियत से नहीं बैठे? और दूसरा कि ये हुकूमत जो आर्टिकल 6 लगाना चाह रही है, जो कि ऑलरेडी 5 जजेस ने इस पर फैसला दिया है कि ये मावराए आइन फैसला काम हुआ था, और एक जज ने कहा था कि आप आर्टिकल 6 इनिशिएट करें। तो दो सवाल है कि आर्टिकल 6 इनिशिएट अगर हुकूमत करती है जो कानूनी होगा तो उसको आप कैसे फेस करेंगे सर? और दूसरा, स्पीकर की हैसियत में क्या आपको इख्तलाफ था कि ये आइनी कदम नहीं उठा रहे हैं इसलिए आपने स्पीकरशिप में बैठना गवारा नहीं किया सर? नहीं, एक तो ये कि मैंने जो भी फैसला किया है मैंने इमरान खान के मशवरे से किया है, बस इस पर सिंपल इतना बताऊंगा। दूसरी बात यह है कि आर्टिकल 6 लगाना है जो लगाना है, वैसे उन्होंने कोई कसर तो नहीं छोड़ी, उसने तो इतने केसेस डाले, ये भी डाले, लेकिन जो चीज़ बेबुनियाद होती है वो बेबुनियाद होती है, उसका कोई असर नहीं होता, न उससे कोई डर है न खौफ है। इंशाअल्लाह हम डट के खड़े हैं इमरान खान के साथ, आइन और पाकिस्तान की बेहतरी की। मुस्तकबिल क्या है सर? इमरान खान का मुस्तकबिल क्या है? इमरान खान का मौजूदा हालात को देखते हुए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, नेक्स्ट यस सर। हमने सुना है कि शहबाज शरीफ अगले 5 साल के लिए भी वजीर आजम है, हमने तो ये सुना है सर। बस शहबाज शरीफ जो है ना, उसको खुद भी पता है, उसको वो दिन गिन रहे हैं
उसका भाई असम्बली में नहीं आ रहा, असम्बली में जो है ना क्यों नहीं आ रहा सर? उनका भाई क्यों नहीं आ रहा? नवाज शरीफ वजीर आजम, नवाज शरीफ क्यों नहीं बने वजीर आजम? ऊपर खुद भी परेशान भी है, खफा भी है, एतमाद भी नहीं है उस असम्बली के ऊपर। तो खुद तो मेरे चंद दिनों के मेहमान हैं इंशाअल्लाह ताला। मैं तो मैंने कल भी कहा एक प्रोग्राम में कि नई इलेक्शन की तैयारी करें हमारे वर्कर्स, और नए इलेक्शन होंगे, इमरान खान की रिहाई की जो है ना इंशाअल्लाह सर पाकिस्तान पर पीटीआई पार्लियामेंटेरियन ने ऐलान किया है कि इमरान खान की रिहाई के लिए वो तहरीक शुरू करने वाले हैं। ये भी बयान आया है जनाब हबीब नूर और अगजई का, तहरीक शुरू कर रहे हैं सर। हबीब जो नूर और अगजई हैं उन्होंने तहरीक शुरू कर दिया है कि इमरान खान। अब क्यों इतनी पता नहीं ये कौन है आप इतने मुतासिर हैं? बहरहाल ठीक है, जो करना चाहते हैं वेलकम, लेकिन हम समझते हैं कि सबसे पहली बात यह है कि इमरान खान निकलने वाला है और इलेक्शन इंशाअल्लाह ताला जल्द होंगे और इमरान खान इस वक्त का वज़ीर आज़म होगा। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। ये थे जनाब असद कैसर साहब। यकीनन सवालात ऐसे होते हैं बाज़ औक़ात कि आदमी की कोशिश होती है कि उससे वो निकले बाहर, लेकिन बहरहाल हमारा काम होता है ताकि आप तक सही सूरत हाल पहुँचे। और उसमें मुश्किल भी होती है क्योंकि बड़ा मुश्किल हो जाता है कोई आदमी इस तरह की स्टेटमेंट दे। बहरहाल असद कैसर साहब की स्टेटमेंट है, आपके सामने है, काफ़ी बड़ा दावा भी किया है उन्होंने। देखते हैं आगे क्या होता है। वक्त ख़त्म होता है। डॉक्टर दानिश को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।